हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। और यार अप्पू की पाठशाला में भी आपका हमेशा से स्वागत रहा है और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको मेरा बहुत सारा प्यार। तो यार सबसे पहले बताओ, आप सब कैसे हो? सब बढ़िया हो कि नहीं? मैं जानती हूँ मेरे सारे चुनमुने चंगे भले हैं। और यार ये वीडियो किस लिए होने वाली अब जानते ही हो। हम लोगों ने पार्ट 1 जो था आपका भारतीय लोकतंत्र में समानता, आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से ये पूरा का पूरा पाठ कर लिया है। इसके विषय नहीं देखे यार, जल्दी से सारे विषय देख डालो। और आज हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं यार। तो यार प्रश्न उत्तर को जल्दी से शुरू कर देते हैं, इसका शुभारंभ कर देते हैं। दोस्तों बस एक चीज बोलना चाहूंगी, एक छोटा सा वाक्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों यार, आपको ना कुछ ज्यादा तोल मोल के ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप पाठ पढ़ लो अपने सारे के सारे, जो भी आपके वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो नहीं पढ़ोगे तो परीक्षा में कुछ नहीं लिख पाओगे। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पाठ पढ़ने के बाद हम अपने आप से उत्तर बना लेते हैं, मिल जाते हैं भाई नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था दोस्तों मेरे साथ विद्यालय के अंदर की जब मैं पाठ पढ़ के अच्छे से चली जाती थी, लेकिन प्रश्न अचानक से आ जाते थे तो मैं देखकर घबरा सी जाती थी और मैं बोलती थी यार पाठ तो अच्छे से पढ़ा है पर उत्तर नहीं दे पा रही हूं मैं इसका। बिल्कुल ऐसी बात है दोस्तों कि आपने घर में कोई बढ़िया से खीर वगैरह कोई बढ़िया से सब्जी बनाई और उसको बस खुद से नहीं चखा, ठीक है, तो यार कोई और चखे और फिर उसकी बुराई कर दे, सबसे पहले आप चख डालो उसे। तो पाठ को अच्छे से पढ़ो और खुद का एक तरीके से आप परीक्षा लो, खुद का एक तरीके से टेस्ट लो। किस तरीके से? प्रश्न उत्तर को अच्छे से अभ्यास करके। कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको सैंपल पेपर वगैरह। हाँ अच्छी बात अगर आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपका पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर से सारी चीजें हो जाती हैं, तो इससे भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। हमको अलग से कुछ किताब वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, बस बात खत्म, ठीक है। तो यार ये छोटा सा टिप था। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरू कर देते हैं भाई। टोटल भाई 4 प्रश्न हैं और इसे जल्दी से हम लोग खत्म कर लेंगे। लोकतंत्र में भौमिक वयस्क मताधिकार को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमें भारी भरकम नाम बोला गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबसे पहले मैं इसको समझा देती हूँ ये क्या होता है। पाठ में भी समझाया था वैसे तो। इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहीं ना कहीं आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, यानी कि 18 के बाद आपकी बारी आ गई है वोट देने की, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि लोकतंत्र के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक वक्त या बच्चे की जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में एक वो क्षण जरूर आना चाहिए जिसके अंदर उसको ये एक तरीके से उसके अंदर ये आप कह सकते हो जानकारी आए कि वो भी एक उसके पास भी एक हक है, वोट देने का हक है। वो भी अपना प्रधानमंत्री, अपना चीफ मिनिस्टर जो भी है चुन सकता है, ठीक है। उसके पास अब ये मत अधिकार आ गया और उससे वो कोई नहीं छीन सकता। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व क्या है? तो इस तरीके से एक आप ये खुलने वाली मतलब ओपनिंग लाइन कहते हैं इसको, ये अगर आप लिखोगे ना तो काफी अच्छा लगेगा उत्तर आपका, एक तरीके से सहज सुंदर उत्तर लगेगा। अगर आप प्रश्न से ही ऐसे ले लोगे ना, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है, और उसके बाद आप ऐसे बिंदु डाल दीजिए, फिर अपना एक एक करके बिंदु बिंदु डाल के आप जब लिखेंगे अपना उत्तर तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसा करती थी और अच्छे नंबर आते थे भाई। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात तो ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सबको प्राप्त होता है और एक समानता की एक महसूस हमें दिलाता है कि हम सब समान हैं, सारे पूरे तरीके से समानता मिल रही है हमें और सबको ये अधिकार है मत देने का। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। दोस्तों गरीब, अमीर, काला, गोरा, लखनऊ में पैदा हुआ, दिल्ली में पैदा हुआ, कोई भी, सारे व्यक्ति जब एक साथ कतार में खड़े होकर वोट दे रहे होते हैं, मत दे रहे होते हैं, तो उनको एक समानता का एक विश्वास आता है, समानता की एक खुशी मिलती है। जैसे कांता को नहीं मिल रही थी, कांता खड़ी हुई थी, वो कितनी उत्सुक थी कि मैं आज वोट देने वाली हूँ, और उसे खुशी मिल रही थी कि उसके साहब, उसके पड़ोसी सब लोग खड़े हुए थे एक ही कतार के अंदर। तो एक समानता की वाइब है तो वो एक आ रहा था, ठीक है। तो क्योंकि ये घोषित करता है कि देश को
देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष ले लीजिए, चाहे उसका आर्थिक स्तर नीचा हो, उसका कोई भी जात हो, वो कहीं का क्यों ना हो, एक वोट का हकदार जरूर है। तो आप सोच रहे हो कि पैदा होते ही 1 साल के बच्चे को वोट का अधिकार क्यों नहीं होता है? तो बात दोस्तों ये है कि जब ये मताधिकार, ये सब चीजें हम जब पढ़ रहे होते हैं, जब तक एक इंसान को अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो उसको ऐसे थोड़ी ना वोट दिला देंगे, है ना। तो जब तक उसको 17-18 की वर्ष तक सबको इस चीज की जानकारी हो जाती है कि इंसान एक जागरूक इंसान बन जाता है, फिर उसको ये अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करता है। दोस्तों ये एक अंदर से बिल्कुल महसूसता भी देता है, एक अलग से एक फील देखता है कि भाई हाँ, मैं अपने मंत्री को चुन सकता हूं, मेरे पास ये हक है और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये चीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको हिंदी में बोला गया है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, जिसके बोलने पर मेरी जुबान टूट रही है, ये लंबा सा जो चीज मैंने अभी बोला ये महत्वपूर्ण है। तो भाई 4 पॉइंट लिखवा दिए, आप भी लिख डालना। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं भाई क्या है। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। दोस्तों जल्दी से बॉक्स पढ़ डालो, कौन सा बॉक्स बता रहे हैं अनुच्छेद 15 का, उसको जल्दी से पढ़ के आओ, फिर उत्तर देने की कोशिश करो। वैसे बॉक्स वगैरह का शायद ही प्रश्न आता है, अगर आ भी गया तो आप दे डालोगे, कोई बात नहीं। देखा जाए तो अनुच्छेद 15 के द्वारा क्या बता रहा है वो यहीं पर पढ़ लेते हैं। असमानता को दूर करने के तरीके। दोस्तों अनुच्छेद 15 असमानता को दूर करने के लिए ये एक अनुच्छेद बनाया गया था, संविधान के अंदर दर्ज भी है। ये किस तरीके से असमानता दूर करता है पहले ये देखते हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। सबसे पहले तो अनुच्छेद 15 यही कहता है कि आपका रंग, धर्म, पृष्ठभूमि, आप कौन से जन्म स्थान से आते हो, आपका लिंग क्या है, जाति क्या है, भेद क्या है, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। आपको हर तरीके की संसाधन मिलेंगे, हर तरीके की समानता मिलेगी, हक मिलेंगे। आप कुएं में जाके नहा सकते हैं, आप मंदिरों में जा सकते हैं, हर जगह आपको जाने का अधिकार है, सभी के लिए समानता है। फिर और क्या बोलता है, कोई भी नागरिक, ठीक है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों में और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है। और आप ये अनुच्छेद 15 फिर से यही बोलता है दोस्तों कि कोई भी धर्म, स्थान, जाति, रंग वगैरह ये सब देख के आप किसी को कुएं में जाने से, किसी को दुकान में जाने से, किसी को मॉल, इमारतें, कहीं भी जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। वो चोरी के इरादे से, खून के इरादे से जा रहा है तो भाई जरूर रोकिए, लेकिन इन सब चीजों को देख के नहीं रोकना है। ठीक है। पूर्णतः अशतः राज्य निधि से निर्मित कुआं, तालाब, जो भी सरकार ने बनाया है या जो भी किसी व्यक्ति ने बनाया है, देखो किसी व्यक्ति की दुकान है और उस दुकान में सिर्फ स्त्रियां आ सकती हैं, पुरुष आ जा रहे हैं। जैसे महिलाओं का डिब्बा आरक्षित होता है ना मेट्रो के लिए, उसमें लड़के आ जा रहे हैं और बोलेंगे हमारा रूप, रंग, पुरुष, स्त्री देखकर आप हमें आने नहीं दे रहे, वो चीज गलत है, वो आरक्षित है स्त्रियों के लिए। तो ऐसा मत लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में कि मैम हम मेट्रो की उसमें नहीं घुस पाते हैं। तो यार जितना भी सरकार ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उसके अंदर लिंग भेद, पुरुष, स्त्री ये सब नहीं देखा जाएगा। हर एक इंसान जा सकता है वहां पे। जैसे सार्वजनिक बस स्टॉप है, नहीं यहाँ सिर्फ लड़कियां आ सकती है, लड़के नहीं आ सकते, वो तो सार्वजनिक है ना, सबके लिए है, कोई भी आ सकता है। ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, स्नान घाट ले लीजिए। अब ऐसी बात है कि स्नान घाट, अगर वो औरतों के लिए स्नान घाट होगा, वहां मर जा रहे हैं, वो गलत है। ठीक है। तो सड़कों को और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दोस्तों पहले के वक्त पे होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी जिस वक्त भारत के ऊपर ब्रिटिशर राज कर रहे थे, वो लोग अपने बड़े बड़े सिनेमा घरों में, थिएटरों में इंडियन को आने नहीं देते थे। क्या लिखते थे पता है? कहते थे भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है, वो ये लिखते थे, यहाँ पे ये दोनों नहीं आ सकते। तो इस तरीके का पहले भाई मंजर था। ये सब चीजें आज के वक्त पे अनुच्छेद 15 पूरी तरीके से हटाता है, निषेध करता है। ठीक है।
अब हम करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 3, जो हमें बताता है भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद है आपको उस बच्चे के बारे में हमने पढ़ा था। ये आज के वक्त पे अभी तो हमारे बीच में नहीं है, ये इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इनकी बोलियां, इनकी लेखिकाएं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं बनाई है सब हमारे बीच में, और आज भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से होता है दोस्तों, एक व्यक्ति अमर हो जाता है, ठीक है, वो चला तो जाता है लेकिन उसकी चीजें, उसकी बातें सब कुछ रह जाती हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हमने एक बच्चे के रूप में देखा था, यहाँ पे हम बच्चे के रूप में ही लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार से मिलता था, ठीक है। अब मिलता कैसा था, सबसे पहले तो मैं बता दूं अंसारी दंपत्ति का क्या वो था दोस्तों। अंसारी दंपत्ति के साथ ये गलत हुआ था कि उनके धर्म को देखकर उनको घर नहीं दिया जा रहा था। उनका धर्म था मुसलमान, उनका मजहब मुसलमान था, तो भाई मुस्लिम थे वो लोग, इसलिए उनको देखकर बहुत से लोगों ने घर नहीं दिया। धर्म को लेकर इनके साथ असमानता हुई थी। दूसरा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जाति को देखकर असमानता हुई थी। उनकी जाति दलित, अछूत माना जाता था उन्हें, तो उनको देखकर उनके साथ असमानता हुई थी। अब पूरी कहानी भाई जाननी है तो इसके विषय में जाके देख लो भाई, ठीक है। यहाँ बताने लग गई तो बहुत ज्यादा वक्त तक निकल जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का अनुभव निम्न रूप से समान था। यहाँ पे आप ये लाइन भाई जरूर छापना, ये बढ़िया लगता है भाई, इससे उत्तर अच्छा लिखोगे बढ़िया लगेगा, मैम जरूर अंक देगी, ठीक है। मैं सच में मैं ये चीज करती थी और मुझे अच्छे मार्क्स ही मिलते थे। पहला क्या लिखोगे दोस्तों आप, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्र से अलग फर्श पे बैठाया जाता था। उसको पढ़ना नहीं देते थे शिक्षक, उसके द्वारा मतलब उसे झाड़ू लगवाते थे, स्कूल में पूरा ग्राउंड वगैरह साफ करवाते थे। और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ था, अंसारी दंपत्ति को भी अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो रहा है, इसमें आप शायद एक ये समानता ले सकते हो दोस्तों कि दोनों को एक इनकार मिला है, दोनों को समानता नहीं मिली है। हाँ, शायद पीछे वजह अलग है कि किसी को धर्म पे मिली है, किसी को जाति पे मिली है, लेकिन इनकार दोनों को ही मिला था। तुम पढ़ नहीं सकते, शिक्षा नहीं मिलेगी, जाके झाड़ू लगाओ, और तुम्हें तुम्हारा मजहब देख के घर नहीं दिया जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था दोस्तों, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सॉरी, मेरे दिमाग से, मेरे मुंह से निकला ही राम। ये क्या हो रहा है यार, टंगा स्लिप हो गया है, उसके लिए हमको माफ कर दीजिएगा, ठीक है। यार भूख लग रही है, क्या बताऊं, आप लोगों को लग रही है ना भूख, थोड़ा कुरकुरा लेके बैठो यार, मजे से देखो तभी तो मजा आएगा। ठीक है यार, मैंने ये चीज पहले ही बता दी है, ठीक है, बहुत पहले ही बता दी भाई। ओम प्रकाश जी के साथ जातिगत मामला हुआ था, जातिगत कारणों से उनके साथ असमानता हुई थी, उनकी जात को लेके। और अंसारी दंपत्ति के साथ भाई उनके साथ ये व्यवहार उनका धर्म को लेके हुआ था। ये चीज जरूर लिख देना भाई, ठीक है, बिल्कुल लिखना है इसे, ठीक है। तो ये चीज आप लिख देना कि दोनों को इनकार, समानता ये थी कि दोनों को इनकार मिला, एक को घर के वजह से, एक को शिक्षा नहीं दी गई, और दोनों का आप वजह भी लिख देना कि किसको धार्मिक तरीके से असमानता मिली और किसको जातिगत तरीके से। भाई अंतिम प्रश्न पे आ गया, जो है प्रश्न नंबर 4। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है, क्यों है? तो एक कानून, ये बात तो बिल्कुल सही है, सब व्यक्ति को एक ही तरीके से देखता है, एक ही तरीके से समझता है। अगर राष्ट्रपति ने गुनाह किया है और एक कांताबाई ने गुनाह किया है तो दोनों को ही जेलों की सलाखें मिलेंगी, ठीक है। तो लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है ये विचार। तो भाई देखते हैं, कानून के समक्ष, ठीक है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, इससे तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति हो या एक सामान्य नागरिक हो। भाई दोनों करेंगे कत्ल, दोनों जाएंगे जेल में, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सच बताऊं तो काफी कम होता है ऐसा, मतलब ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों, लेकिन ये मेरा मत है कि बहुत से लोग पैसे देके छूट जाते हैं। ऐसा देखा है मैंने, आंखों से आपने देखा होगा, अपने पिक्चरों में भी देखा होगा। लेकिन हाँ, कानून पे आज भी सबको उतना ही भरोसा जितना पहले था। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरीके का दंड दिया जाता है, दंड प्रावधान है, ये जिस कानून बतलाती है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। जरूर बात है दोस्तों, एक कोई राजपूत है तो एक कोई चमार जात से आता है। अब मैं चमार किसी को बोल नहीं रही हूँ, ऐसा नाम वाम दे दिया गया है,
जो बहुत गलत बात है। तो ये जो छोटी जात से आया है इसके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा, और ये जो राजपूत जात से आए हैं, राजपूत वंशज से आए हैं, इनके ऊपर भाई 200 रुपए का जुर्माना लगाओ। तो ये क्या हुआ भाई, भेदभाव हुआ। तो कोई भी जाति, लिंग, पृष्ठभूमि, धर्म भूमि, कुछ भी ऐसा देख वेख के बिल्कुल भी इसके आधार पर उसको सजा नहीं दी जाएगी। दोनों के साथ जो भी दोनों ने गुनाह किया है, कानून उससे उस हिसाब से सजा देती है। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का है। कोई भी दूध वाला समझ लीजिए, एक दूध वाला है, या फिर एक अंबानी जी ले लीजिए, दोनों ने गाड़ी ठोकी है, दोनों को ही 50,000 देने पड़ेंगे और दोनों को ही 5-5 साल की जेल होगी। कानून के आगे सब समान है, ठीक है। इससे लोकतंत्र काफी मजबूत होता है। जब दोस्तों देखते हैं ना लोगों के साथ कि अच्छा मैंने जो गलती करी है उसको भी वही सजा मिली है, तो इससे मजबूती आती है, इससे एक समानता मिलती है कि हाँ सब यहाँ पे समान रूप से ही देखे जाते हैं। अगर आप समझ लीजिए मेरी मम्मी है, मेरे भाई को वो एक आंख से, छोटी आंख से देखती है कि अरे इसको तो एक रोटी दे दूंगी, इतने में भूखा है, और मेरे पीछे बहुत ज्यादा अरे तू क्या खाएगी, क्या अच्छा लगता है, ये गलत है ना। समान रूप तो नहीं मिल रहा है, दोनों में भेदभाव हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, बहुत चीजें हैं यार, ठीक है। कानून पे विश्वास रखो, आपको, अरे नहीं आपको क्यों मिलेगा यार तो यार हाँ, वैसे कानून पे विश्वास रखो, और भगवान जी करे आपके साथ ऐसा कभी भी गलत वलत ना हो। अगर कोई ऐसा करे ना, लंच बॉक्स से कोई भी खाना खाए ना, तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे कानून के हवाले कर दूंगी। मेरा मतलब है विद्यालय के शिक्षक के हवाले कर दूंगी ठीक है यार। चलो मजाक छोड़ते हैं, और मुझे पता है आप लोगों को भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो जाके खरीद लेना, मेरे लिए भी ले आना यार एक, ठीक है। दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। आ जाना वहाँ पे जब भी मन करे आप लोगों का, मर्जी के मालिक हो यार। जल्दी लौटेंगे यार एक दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए यार मजे करो, बढ़िया रहो, खुश रहो और हंसते रहो, क्योंकि आप क्यूट लगते हो, और ये विद्यार्थी आपकी खिदमत में हमेशा से हाजिर है, बहुत प्यार करता है आप लोगों को, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।